नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। सप्ताह में आज मंगलवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई 191.68 अंक पर और निफ्टी 60.50 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। अब तक की ट्रेडिंग के दौरान बीएसई में 414 अंक और निफ्टी में 122 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। आज बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद खुला है। सोमवार को ईद के चलते बाजार बंद था। इससे पहले शुक्रवार को बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जिसके चलते स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने सेंसेक्स मार्केट और बीएसई विजुअल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद अब मार्केट खुला है। सेंसेक्स 340 अंकों से ऊपर है। फर्स्ट रीज़न, ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हैं, पॉजिटिव है। निकाय और हैंगसेंग भी ऊपर है, उस वजह से। दूसरी बात, धीरे धीरे लॉकडाउन जो खुल रहा है पूरे कंट्री में, और ऐसा महसूस होता है इन्वेस्टर्सों को कि धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी गतिविधि आती जाएंगी और इकोनॉमी फिर से बैक ऑन ट्रैक्स चली जाएगी। तो उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऑप्टिमिज्म आ रहा है मार्केट में। थैंक यू। और यही वजह है कि मार्केट काफी हाँ, इसी वजह। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा है कि चीन ने भारत के सामने 5000 सैनिक तैयार कर दिए हैं। भारत ने भी उतने ही पैमाने पर उत्तराखंड और लद्दाख में सैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन दबाव डाल रहा है कि भारत जो उनके तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है वो उसे बंद करे, लेकिन भारत इसे बंद करने को इनकार कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान के सामने 5000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। हिंदुस्तान ने भी उतने ही बड़े पैमाने पर अपनी तरफ उत्तराखंड में और लद्दाख में सैनिक को तैनात कर दिया है। चाइना जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि हिंदुस्तान जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी तरफ उसको बंद करे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कह दिया कि वो उसको किसी प्रकार से बंद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया और हिंदुस्तान तो अभी उसका बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, हमारी जहाँ तक सॉवरेनिटी का ताल्लुक है और इंटीग्रिटी का ताल्लुक है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डोकलाम के बाद हिंदुस्तान और चाइना का ये सबसे वर्स्ट स्टैंड ऑफ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई फ्लेयर अप होगा या युद्ध होगा। ना तो चाइना के हित में ना हिंदुस्तान के हित में किसी प्रकार का युद्ध करना। चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि हिंदुस्तान जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ एकजुट होकर चाइना के खिलाफ वोट ना करे जहाँ तक कोविड का केस है। दूसरा, चाइना चाहता है कि हिंदुस्तान जो एक जॉइंट चार्जशीट फाइल करने जा रहे हैं 5 आइज के नेशन, हिंदुस्तान उसका पार्टिसिपेंट हो। तीसरा, नहीं चाहता कि हिंदुस्तान हांगकांग के इशू के ऊपर अपना रुख चाइना के विरुद्ध दर्शाए। और चौथा, वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जो है ताइवान के लिए वोट करे जहाँ तक WHO का ताल्लुक है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान किसी भी हालत में चाइना के प्रेशर के नीचे आएगा, और अगर हिंदुस्तान चाइना के प्रेशर के आगे झुक जाता है तो हिंदुस्तान की छवि जो है हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी और मेक इन इंडिया जो है वो एक ख्वाब ही रह जाएगा। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर पत्रकारों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन 60 दिन हो चुके हैं और केसेज बढ़ रहे हैं। भारत इन देशों में से जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन 4 स्टेज फेल हो चुका है। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है। मजदूरों से मुलाकात पर राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं उनसे मिला तो कुछ ने कहा कि हमारा भरोसा टूट गया है। राहुल ने कहा कि मुझे किसी के मुंह से ये सुनना पसंद नहीं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सरकार अभी भी उसकी मदद कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है।
चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। किया, जो भी मजदूर आता है उसको भी पैसा देते हैं। कांग्रेस की किस राज्य में दे रहे? मैं इस पर तू मैं नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का काल है। लेकिन कुछ भी बोलेंगे और देश सुनेगा, ऐसा अब नहीं रहा है। लोग झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ पसंद नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, बार बार पैकेज की मांग कर रहे, 7,500 रुपए दे दो। अब गिनो जो मैं हिसाब बता रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को जिनको फूड सिक्योरिटी लागू है, उनको 25 किलो चावल या गेहूं और 5 किलो दाल 5 महीने के लिए फ्री दिया है, फ्री। 10 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको 10 किलो अनाज और 2 किलो दाल मुफ्त में दी गई है। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए महीने के 1,500 रुपए जमा हो गए हैं। 9 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए खाते में जमा हुए हैं। 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिले हैं, माने 2-2 हजार रुपए मिले हैं। 3 करोड़ लोगों के खाते में, जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए गया है। और 50 लाख रेवड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हजार रुपए देने की योजना तुरंत शुरू भी हो गई है। गिनो एक बार, आप 7,500 मांग रहे हैं, इससे बहुत अधिक पैसा मोदी सरकार ने पहुंचा दिया है गरीब के जरूरत के अनुसार, और ज्यादा संख्या में पहुंचा है। देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बीते कुछ दिनों में लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इसी बीच बीते दिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि बीजेपी की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इसी बीच पहले शरद पवार संजय राउत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे मिले। इसके पीछे देखिए, उद्धव ठाकरे जी से अगर पवार साहब मुलाकात करते तो उसको क्या वजह की बात क्या है? देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते हैं,
जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पवार साहब सबसे ज़्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट, लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल उसी महोदय शाम से हम भी मिले हैं। उसी शाम देखिए, राजभवन का एक ऐसी जगह है लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, और राज्यपाल साहब भी सबको बुलाना पसंद करते हैं। वहाँ की खान पान सेवा भी बहुत अच्छी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में कई तरह की चुनौतियों पर मोदी सरकार ने जीत हासिल की है, और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो दूसरा कार्यकाल है, वो कार्यकाल हम पूरी तरह से इकबाल की सरकार रही है, इंसाफ की सरकार रही है और ईमान की सरकार रही है। और हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, और जिस तरह की बला थी, जिस तरह की समस्याएं थी, उस समस्याओं पर विजय हासिल करने की पूरी पुख्ता जो है वो सफल कोशिश हुई है। अगर आप देखें तो चुनौतियां एक के बाद एक चुनौतियां थीं, चाहे वो आतंकवाद की चुनौती रही हो, अलगाववादियों की चुनौतियां रही हों, अर्बन नक्सलिज्म की चुनौती रही हो, आपने देखा धरने प्रदर्शन ये वो, मोदी बैशिंग ब्रिगेड पूरी तरह से घूम घूम कर पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर को, भारत की छवि को ख़राब करने की षड्यंत्र साजिशों में लगी रही हो, कोरोना का कहर सबके सामने है, तूफ़ान अभी आ गया इसी बीच में, बहुत वर्षों के बाद टिड्डियाँ आ गई पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना रुके हुए, बिना थके हुए उस पर विजय हासिल करने का पुख्ता काम किया। और दूसरी तरफ लोगों का विश्वास किसी भी तरह से डिगे ना, किसी भी तरह से लोगों में जो है वो भय का माहौल ना पैदा हो, इसके लिए एक पुख्ता कोशिश की। तक सवाल है, जब पूरी दुनिया कोरोना के बारे में केवल चर्चा कर रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना के जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों से भारत कैसे लड़ेगा और कैसे विजय हासिल करेगा, उस दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि कोरोना की मारक क्षमता देश में कमज़ोर हुई है, कम हुई है। दुनिया के अगर आंकड़े देखें, और ऐसे देशों के आंकड़े, भारत तो 135 करोड़ लोगों का देश है, ऐसे देश जहाँ पर 10 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ लोग हैं, वहाँ पर जो संख्या है और हमारे देश की देख लीजिए, तो वो भी, उस पर भी जो कुछ अभी है उस पर भी हमें विजय हासिल करनी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति जो देश के लोगों का विश्वास है, जिस तरह से लोगों ने संयम, सावधानी, अनुशासन बरता, उसका नतीजा है कि आज कोरोना की इस जंग में हम विजय की तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हम मानते हैं कि ये जो मोदी 2 का सरकार का कार्यकाल रहा है वो तमाम रिफॉर्म्स से भरपूर रहा है। अगर आप रिफॉर्म के तौर से देखें, 370 इसी में हटता है, इसी में नागरिकता कानून बनता है, और भी इसके अलावा जो है किसानों के आर्थिक और हितों को ध्यान में रख करके तमाम कानून पास होते हैं, तमाम कानून नए बनाए जाते हैं, तमाम ऐसे दकियानूसी कानून ख़त्म भी होते हैं। एक लंबी श्रृंखला है, रिफॉर्म की श्रृंखला लंबी है, ट्रांसफार्म की श्रृंखला लंबी है, और परफॉर्म करने वाली सरकार की श्रृंखला लंबी। इसीलिए हमने कहा ये सरकार इकबाल की सरकार है, ईमान की सरकार है और इंसाफ की सरकार है। और इस सरकार ने जो है वो जो कश्ती हमारी तूफ़ान में थी, उस तूफ़ान से निकाल करके आज मजबूती से खड़ी की, और पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि तमाम जो विश्व के नेता हैं इस बात को कह रहे हैं कि संकट के समय में जितनी मजबूती के साथ, जितनी मुस्तैदी के साथ, जितनी दूरदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों के साथ खड़े रहे, विश्व का कोई भी नेता उनके मुकाबले इस तरह का काम नहीं कर पाया। देखिए, एक बात बताऊँ मैं, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गई है, और जो पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन जाए तो उसकी इस तरह का पॉलिटिकल पाखंड जो है वो ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। उनकी दिक्कत यह है कि वो जो कांग्रेस पार्टी का संकट, ये संकट नहीं है, संकट ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। कांग्रेस का जो कंटक है उनके नेताओं की समझ का संकट है, और जिस पार्टी की का जो है वो कंटक हो तो वो समझ का संकट तो स्वाभाविक है। इसलिए हमें लगता है कि आज धीरे धीरे अपनी कार्यशैली से, अपने नकारात्मक सोच से, किस समय क्या कहना है, किस समय क्या करना है, उसके विपरीत चीज़ें करना,
तो इसीलिए लगता है कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बनती जा रही है, और ऐसी प्रयोगशाला जिसमें सारे प्रयोग जो है फेल हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे। करनाल पहुंचने पर सीएम खट्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति की पूरी जानकारी जुटाकर सीएम ऑनलाइन माध्यम से मीडिया से बातचीत करेंगे। देश भर में फंसे लोगों को लाने के लिए हवाई सेवाएं जो शुरू हुई थी, आज उसका दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर से भी लगातार लोगों से को जाने का सिलसिला जारी है और बाहर से भी काफी लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए कल भी 5 फ्लाइट पहुंची थी और आज भी 9 फ्लाइट्स का शेड्यूल तय किया गया है। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट के भीतर सैनिटाइज की गई बसों में बैठाकर क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा और वहां पर उन्हें पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में बाहर से लोगों को लाने के लिए एयर सेवा शुरू होने से जो फंसे हुए लोग थे वो जल्द पहुंचना शुरू हो गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर हमारे संवाददाता ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन के चलते देश भर में फंसे हुए यात्रियों को अब एयर सर्विस द्वारा अपने अपने घरों पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज दूसरा दिन है। कल भी यहाँ पर एयरपोर्ट से जम्मू एयरपोर्ट से लोगों को अपने अपने घरों तक पहुँचाया गया था। हालांकि यहाँ पर पूरी तरह से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होने के बाद ही उनको 14 दिन का क्वारंटीन किया जा रहा है। हर आने जाने वाले की जा रही है। और खास करके अगर बात करें तो जो लोग अपना सामान लेकर आ रहे हैं उन सामान को सैनिटाइज किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है। कल भी जम्मू कश्मीर के अंदर 9 फ्लाइट जो थी वो चल रही थी और श्रीनगर से भी नई फ्लाइट जो है चली थी। आज भी जो है ऐसा ही शेड्यूल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है। DNB न्यूज़। पंजाब में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पंजाब के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं जिला गुरदासपुर में आज का तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। हिदायतों के मुताबिक बाजार खुलने का समय निश्चित है, जिसके चलते इतनी भीषण गर्मी के दौरान भी लोग अपने कामों के लिए बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे और मीठे पेयजल का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। बचा कर रहे हो गर्मी से? बचा ठंडिया चीज़ां पी के बचा रहे कर जी। हाँ जी। कितनी को गर्मी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो जी, मौसम के बदलने दौरान गर्मी ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ। गर्मी तो बचने ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਮਈ 'ਚ ਤੇ ਜੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। गर्मी से ही बचाई। ठंडिया चीज़ां भी खाओ। ठंडिया चीज़ां खाओ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं। पंजाब की गुरबिंदर पाल कौर वतन वापसी के लिए बेकरार है। 3 महीने की गर्भवती महिला का दर्द। आपको बता दें कि कोई भी वतन वापसी का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं, जिसके चलते पंजाब की गुरबिंदर पाल कौर वतन वापसी के लिए बेकरार है। आपको बता दें कि 3 महीने की गर्भवती महिला है गुरबिंदर पाल कौर। वहीं उनको वतन वापसी का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पैसों की तंगी के चलते इलाज करवाने में भी असमर्थ है।
मेडिकल सुविधाएं सही सुचारू रूप से मिल नहीं पा रही है और वहीं भारत की आने की मांग भी इनकी ओर से की गई है। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रह रही मोगा पंजाब की गुरविंदर पाल कौर गोलन ने भारत आने की मांग की है। आपको बता दें कि वो 3 महीने की गर्भवती है। वतन वापसी के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है वहीं लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में भी लोग भारतीय जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मोगा पंजाब की गुरविंदर पाल कौर गोलन भी है जो भारत वापस आना चाह रही है। आपको बता दें कि ये 3 महीने की गर्भवती महिला है। इनका दर्द ये है कि ये वतन वापसी आना चाहती है लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल पाया है। हमारे साथ गुरविंदर पाल कौर गोलन फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको। हाँ जी मैम, मैं यहाँ पर मेलबर्न में हूँ। मैं 10 मार्च को इंडिया से गई थी और मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पर मुझे और कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मेडिकेयर की दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मैं विजिटर पर हूँ और यहाँ पर जो विजिटर शॉर्ट वीजा पर होते हैं उनको मतलब जो इंश्योरेंस होता है वो प्रेगनेंसी को कवर नहीं करता, इसलिए यहाँ पर जो मेडिकेयर है ना वो नहीं मिल रहा है मुझे। और मेडिकेयर के लिए हम जब डॉक्टर से संपर्क किया हॉस्पिटल में, वो बोले हैं कि $15,000 जो है आप अभी जो जमा करवाइए तभी हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। वो इंडिया तो 7.5-8 लाख रुपए बन जाता है। तो मेरा जो है जस्ट 3 मंथ का है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी क्या मांग है। हमारी यही मांग है मैम, जो भी हम यहाँ इंडिया से या पंजाब से आए हुए हैं मेलबर्न में, उनके लिए जो फ्लाइट है दोबारा ओपन की जाए और जो सीधी फ्लाइट है मेलबर्न से अमृतसर के लिए वो ओपन की जाए, क्योंकि पहले जो फ्लाइट चल रही है वो जो फ्लाइट है वो और जो स्टेट है उनके लिए ज़्यादा थी और हमारे मेलबर्न में एक ही फ्लाइट चली थी अमृतसर के लिए, वो 22 मई को चली गई है। अभी हमें कोई भी पता नहीं चला कि फ्लाइट जो है और कोई भी नहीं है। गुरविंदर कौर, आप थोड़ा समय इंतजार कीजिए। हमारे साथ राजकुमार विरका, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे सर, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रह रही पंजाब मोगा की गुरविंदर पाल कौर की मांग है कि वो भारत वतन वापसी चाहती हैं। बिल्कुल, जो भारत सरकार है उसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात की है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको यहाँ आने की इजाजत है और वहाँ पे जो हमारा हाई कमिश्नर है उन लोगों ने सभी से टाई अप किया हुआ है। मैं इनकी बात सुनता था रविंदर कौर की, इन्हें कहिएगा कि जो हमारा हाई कमिश्नर है फौरी तौर पे उनके संपर्क में रहिएगा और वहाँ पे वो इनकी हेल्प भी करेंगे और जानकारी भी इनको प्रॉपर देंगे और वो हमारे हाई कमिश्नर से टच में रहें। गुरविंदर पाल कौर, आप सुन पा रही हैं, राजकुमार वेरका जी बोल रहे हैं कि आप संपर्क में रहिएगा। इन्होंने बात भी की है सीएम से भी। ओके मैम, वो जो हाई कमीशन है ना वो बोल रहे थे कि हम आपको दिल्ली की टिकट दे देंगे, दिल्ली वाली जो फ्लाइट है ना उसकी टिकट दे देंगे। अगर मैं दिल्ली आती हूँ, वहाँ अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो हमें क्वारंटाइन करेंगे वो दिल्ली में करेंगे। राजकुमार विरका, आप सुन पा रहे हैं? जी बोल दीजिए। ये दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं करेंगे। एक सेकंड आप सुनिए, राजकुमार विरका जी कुछ कह रहे हैं। इन्हें कहिएगा कि वो जो वाया दिल्ली फ्लाइट आती है और पंजाब के लोगों को अमृतसर एयरपोर्ट पे भेजा जा रहा है और आप अमृतसर में आएंगे, दिल्ली में आपको किसी तरह का भी वो नहीं रखेंगे, वो अमृतसर में आएंगे सब लोग।
राजकुमार विरका जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, कितनी जल्दी ये सारी जो काम है, कितनी जल्दी इनको वापस लाया जा सकता है? देखिए ये मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे एक फ्लाइट की लोग पूरे हो जाते हैं तो हमारा हाई कमिश्नर सब लोगों को बता रहा है कि भैया इस फ्लाइट में आप जाओ, इस फ्लाइट में ये जो सारा फाइल हो रहा है। और क्योंकि ये मैटर भारत सरकार से संबंधित है, हमारी पंजाब सरकार से नहीं, लेकिन हमारे सीएम ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की है कि हमारे लोगों को जल्दी भेजा जाए। और जहाँ तक इनका सवाल है कि उनको दिल्ली ले जा करके वहाँ क्वारंटाइन करेंगे, नहीं करेंगे, और उन्हें बोलिए कि आपको अमृतसर आने की इजाजत देंगे। राजकुमार विरका, आपको बताना चाहेंगे कि गुरबिंदर पाल कौर जो है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला है और इसी के साथ ही उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर वे से मिल नहीं पा रही है, क्योंकि जो पैसे की तंगी है वो भी उन्हें वहां हो रही है। नहीं, आप इन्हें रिक्वेस्ट करिएगा कि यहाँ पे इंडियन हाई कमिश्नर से बात करें। राजकुमार विरका, बहुत जी। दूसरा ये है कि हमारे वहाँ समाज सेवी जत्थेबंदियां हैं और किसी गुरुद्वारे में जाए, किसी मंदिर में जाए, बात करे, और वहाँ सब लोग मदद के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि किसी को ऐसे छोड़ा हुआ है। हमारी इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे, और इंडियन सोसाइटी की वहाँ एसोसिएशन है, और वहाँ पे एक दूसरे की हम लोग मदद कर रहे हैं। और रोज मैं उन लोगों से बात करता हूँ, और इन्हें भी रिक्वेस्ट करिएगा कि भैया आप किसी भी हमारे गुरुद्वारे में चले जाइएगा और वहाँ जाकर के बात करिएगा, आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जा रही है। जी, राजकुमार विरका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। गुरपिंदर पाल कौर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात सुनी राजकुमार विरका की, वो कह रहे थे कि वहां पर आप बात कीजिए और जल्द से जल्द आपको बुला लिया जाएगा। मैम, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मुझे गुरुद्वारा जाने की तो जरूरत नहीं है। जस्ट मैं मेडिकेयर के लिए ही मुझे आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरा जो वीजा है जस्ट 3 मंथ का ही है। अगर मैं स्टार्ट करवाती हूँ तो 3 मंथ के लिए आगे बढ़ेगा। गुरविंदर पाल कौर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके अलावा आपने किसी और से भी बात की है सहायता के लिए? नहीं मैम, हमने अभी किसी से और बात नहीं की है। हमने आपके न्यूज चैनल के जरिए हमारी जो है आवाज है वो अपनी वहाँ तक पहुंचाई है, क्योंकि पहले हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो फ्लाइट में नंबर आ जाएगा, बट हम नहीं जा पाए। और हम अभी यही बात कंफर्म करना चाहते थे कि इंडिया के पंजाब के लिए कब फ्लाइट जाएगी, तो वो जब भी जाएंगी वो जल्दी से जल्दी अरेंज किया जाए। और हमें मेडिकेयर की भी दिक्कत है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकेयर है बहुत ज़्यादा महंगा है, और मैं यहाँ पर इतने टाइम तो मेरे पास वीजा भी नहीं है कि $15,000 अभी भर दें और बाद में इंडिया में आ जाए। जी, गुरविंदर पाल कौर, आपकी आवाज़ जरूर सरकार तक पहुंची है और आगे भी जल्द से जल्द आपकी मदद की जाएगी, राजकुमार विरका की ओर से कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जो जानकारी है और जो आपकी मांग है वो सरकार तक जरूर पहुंचेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।